तो ये है फर्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी का, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट आर पॉलीमर्स। सीधा सीधा क्वेश्चन बोला, सीधी लैंग्वेज में आंसर आएगा कि व्हाट आर पॉलीमर्स। अगर पॉलीमर्स की हम बात करें तो ये क्या होते हैं, हाई मॉलिकुलर मास सब्सटेंसेस होते हैं जिनका एटॉमिक मास लगभग 10⁻³ से 10⁻7 यू तक होता है। यू का मतलब यहाँ पे यूनिट से है। कंसिस्टिंग ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सिंपल रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स, क्योंकि जितने भी पॉलीमर्स होते हैं सारे के सारे रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर मोनोमर यूनिट्स रिपीटिंग नेचर में कनेक्ट होकर के एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हुए लॉन्ग चेन बनाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि जो मोनोमर्स होते हैं वो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। और एक पॉलीमर की स्ट्रक्चर मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, बेकेलाइट इसका एग्जांपल हो सकता है, पॉलीथीन, नायलॉन 66, रबर, या अमाइड्स हो सकते हैं, पॉलीअमाइड्स, पॉलीएस्टर्स, सारे के सारी चीज़ें क्या हैं, नोवलेक, मेलामाइन, सब पॉलीमर्स कहलाते हैं। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर के, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन दैट हाउ आर पॉलीमर्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर हमने क्लासिफाइड किया था इनको, और बहुत कॉमन सा क्लासिफिकेशन था। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू लीनियर चेन पॉलीमर्स, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। 3 तरीके के पॉलीमर्स में हम इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। अगर लीनियर चेन पॉलीमर्स की हम बात करते हैं तो लीनियर चेन पॉलीमर्स के अंदर क्या होता है, जो मोनोमर्स होते हैं वो एक के पीछे एक जुड़ते हैं, या ये कह सकते हैं कि एक के आगे एक जुड़ते हैं। लीनियर पॉलीमर्स के अंदर या तो पॉलीमर आगे जुड़ेगा या पॉलीमर पीछे जुड़ेगा, या तो बैकवर्ड साइड जुड़ेगा या फिर फॉरवर्ड साइड जुड़ेगा, फ्रंट ऑफ द मॉलिक्यूल जुड़ेगा या फिर बैक ऑफ द मॉलिक्यूल जुड़ेगा। अब ये स्ट्रक्चर सीधी भी हो सकती है, मतलब इस तरीके से डिज़ाइनर भी हो सकती है, लेकिन होगी वो लीनियर ही, उसमें कहीं पर भी ब्रांच्ड बनी हुई नहीं होंगी। दूसरा जो ब्रांच्ड पॉलीमर है, ब्रांच पॉलीमर के अंदर हमारी ब्रांच बन जाती है। लीनियर चेन के साथ साथ उसके अंदर साइड में साइड मोनोमर्स कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये ब्रांच बनी हुई है, ये ब्रांच पॉलीमर है। और लास्ट एक और हो जाता है जिसमें लीनियर और ब्रांच्ड दोनों होती हैं, और वो एक दूसरे के साथ किसी लिंकेज की हेल्प से या किसी क्रॉस लिंकेज की हेल्प से कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। तो ये 3 तरीके के पॉलीमर्स में हमने इनको क्लासिफाइड किया था। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ लीनियर चेन स्ट्रक्चर्स की, जैसे नायलॉन, पॉलीएस्टर या पीवीसी, तीनों के तीनों लीनियर चेन स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। अगर हम बात करें ब्रांच्ड पॉलीमर्स की, तो जितनी भी लो डेंसिटी पॉलीथीन्स होती हैं, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, वो सारे के सारे ब्रांच्ड पॉलीमर्स होते हैं। और क्रॉस लिंक पॉलीमर्स की अगर बात करते हैं तो जैसे बेकेलाइट है, ग्लिप्टल है, मेलामाइन है, नोवलेक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ब्रांच क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अगर, तो लिखा है कि राइट द नेम्स ऑफ द मोनोमर्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स। हमें पॉलीमर्स का नाम बताना है। पॉलीमर्स के नाम बताने की अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा एक पॉलीमर, ये दूसरा और ये तीसरा। तो सबसे पहली चीज़ ये जो आसान तुम्हें लगता है, जिसका मोनोमर हमें मालूम है पहले से ही, मोनोमर के बेसिस पर इनका नाम लिखा जाएगा। आपको अगर मोनोमर पता है तो हम इस पॉलीमर का नाम बता सकते हैं। अब देखो पहचानने का क्या तरीका है। इसके अंदर 6 कार्बन है टोटल, इसके अंदर भी टोटल 6 कार्बन है। जब 6 कार्बन का कोई एक पॉलीमर तुम्हें दिखाई देता है तो वो नायलॉन 66 होगा। नायलॉन 66 का नाम नायलॉन 66 इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पहला जो मोनोमर था उस मोनोमर में भी 6 ही कार्बन थे, हेक्सामिथाइलिन डायमीन। इस वाले मोनोमर का क्या नाम है, हेक्सा मिथाइलिन डायमीन। और जो दूसरा वाला है एडिपिक एसिड, उसके अंदर भी टोटल 6 ही कार्बन है। यह है हमारे पास एडिपिक एसिड। देखो 4 कार्बन यहाँ पर है, 5 और 6। तो जब 6 कार्बन के 2 मोनोमर आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो बनाता है नायलॉन 66, 6 कार्बन की वजह से। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे, इसमें टोटल कितने कार्बन हमें दिखाई दे रहे हैं, 6 कार्बन दिखाई दे रहा है और NH ग्रुप के साथ हैं। या फिर लास्ट वाले की हम बात करें, तीसरा वाला जो ये हमारे पास है, तीसरे वाले के अंदर CF2 ये तो सिंपल है, टेट्राफ्लोरोइथीन। बेसिक सा एक एग्जाम्पल है जिसमें मैंने बताया था कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी बॉन्डिंग यहाँ से तोड़ो और इन दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो फ्लोरीन से, तो बॉन्डिंग बाहर खुल जाएगी और दोनों जगह फ्लोरीन लग जाएगा, तो ये क्या कहलाता है,
टेट्राफ्लोरोइथेन कहलाता है। और जो ये ऊपर वाला जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर टोटल 6 कार्बन थे एक अमीन ग्रुप के साथ, वो हमारा कहलाता है कैप्रोलैक्टम। ये मोनोमर्स और पॉलीमर्स की स्ट्रक्चर्स आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी, पेपर में 1 मार्क में सीधे क्वेश्चंस आते हैं। क्लासिफिकेशन करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ बोलो। सो क्लासिफिकेशन में हमारे पास हैं कि एडिशन और कंडेंसेशन में आपको इनको क्लासिफाइड करना है। तो टेरिलीन, बेकेलाइट, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीथीन। तो कंडेंसेशन वाले पॉलीमर्स वो थे जिनके अंदर से वाटर का रिमूवल हो रहा था। वाटर का रिमूवल केवल बेकेलाइट में होता है या फिर टेरिलीन में होता है। अदरवाइज़ पीवीसी और पॉलीथीन जो थे ये एडिशन पॉलीमर्स थे, क्योंकि पॉलीविनाइल क्लोराइड जब बनाते हैं तो पीवीसी और पॉलीथीन जब बनाते हैं यानी कि इथाइलिन जो ग्रुप था CH2 वो आपस में कंबाइन होते चले जाते हैं, बस वो ऐड होते चले जाते हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए वो एडिशन पॉलीमर्स कहलाते हैं। और जो टेरिलीन और बेकेलाइट्स हैं जब इनकी फॉर्मेशन होती है तो वहाँ से पानी भी बाहर निकलता है, रिमूवल ऑफ वाटर होता है, जिसकी वजह से इनको हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बूना एन एंड बूना एस। अब ये दोनों रबर्स हैं, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है छोटा सा। इनके अंदर दो मोनोमर्स यूज़ होते हैं, एक होता है ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइइन, और दूसरा होता है अगर बूना एन है तो अक्राइलोनाइट्राइल। एन इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि नाइट्राइल आ रहा है, और एस इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि स्टायरीन आ रहा है। एक्राइलोनाइट्राइल और स्टायरीन केवल ये दोनों मोनोमर अलग अलग हैं, अदरवाइज ब्यूटा 1,3 डाईइन कह लो या फिर 1,3 ब्यूटाडाइइन कह लो, दोनों में पहला मोनोमर सेम होता है। तो जब ब्यूटा 1,3 डाईइन के साथ एक्राइलोनाइट्राइल को कंबाइन करोगे तो बूना एन बनेगी, और जब ब्यूटा 1,3 डाईइन के साथ स्टायरीन को कंबाइन करोगे तो बूना एस बनेगी। अब अगर बूना एस में मैं बात करूँ तो ये कोपोलीमर होता है। कोपोलीमर कैसे है? क्योंकि ये दो अलग अलग टाइप के मोनोमर से मिलकर के बना हुआ है, दोनों एक दूसरे की नीड को पूरा करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। ये इनकी एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन है कि बूना एन और बूना एस को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इन दी लेबोरेटरी। तो ये मेरे पास ब्यूटा 1,3 डाईइन है, ये मेरे पास स्टायरीन है, बेंजीन के ऊपर CH1 इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम। इसको हीट कर दो। जैसे ही हीट करोगे, मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि आपको करना क्या है, यहाँ से बॉन्डिंग तोड़नी है। ये बॉन्डिंग आप तोड़ोगे, यहाँ से वैलेंसी खुल जाएगी, यहाँ से वैलेंसी खुल जाएगी। ये बॉन्डिंग तोड़िए, ये बॉन्डिंग तोड़िए, दोनों जैसी बॉन्डिंग टूटेंगी तो बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ वैलेंसी खुल जाएगी, यहाँ वैलेंसी खुल जाएगी। सारी वैलेंसीज को आपस में कनेक्ट कर दीजिए, आपके पास क्या बन जाएगा? बूना एस बन जाएगा। अगर बूना एन बनाना हो तो हमें एक्राइलोनाइट्राइल लेना पड़ेगा, यानी कि आपको सीधा सीधा ब्यूटा 1,3 डाईइन वही काम, दोनों बॉन्डिंग तोड़िए, यहाँ डबल बॉन्ड कर दीजिए बीच में, इधर एक कार्बन की वैलेंसी, इधर एक कार्बन की वैलेंसी खोल दीजिए, यहाँ से इसकी बॉन्डिंग तोड़िए, इस बॉन्डिंग को यहाँ कनेक्ट कर दीजिए और इसे जोड़ दीजिए आपस में इधर वैलेंसी खोलते हुए। तो ये कहलाती है बूना एन नाइट्राइल रबड़। बेसिकली ये दोनों के दोनों जो बूना एन और बूना एस हैं, कोपोलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है और कोपोलीमर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अरेंज करना है कि अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करो। तो नायलॉन 6,6 बूना एस और पॉलीथीन, और दूसरे ऑर्डर में हमें दे रखा है नायलॉन 6 नियोप्रीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इनके क्लासिफिकेशन को लेकर के ऑन दी बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो हमने देखा था वो इलास्टोमर्स, फाइबर्स और प्लास्टिक्स में डिफाइन होते हैं। इलास्टोमर्स वो होते हैं जिनके अंदर इलास्टिसिटी पाई जाती है, यानी कि जो खींच सकते हैं, जिनके अंदर खिंचाव होता है, इलास्टिसिटी होती है। फाइबर्स कौन से होते हैं? जैसे कि फाइबर शीट मार्केट्स में आती हैं धूप से बचने के लिए, उनके अंदर फाइबर के रेशे स्टिक किए जाते हैं किसी एक रेजिन के सॉल्यूशन के अंदर। रेजिन को पहले ज़मीन पर बिखेर, मतलब मोल्ड्स के अंदर बिखेर लिया जाता है, और उसके ऊपर से मशीन्स के थ्रू फाइबर के धागे उसके अंदर स्टिक किए जाते हैं, फेंके जाते हैं। तीसरा हमारे पास होता है इसमें प्लास्टिक। तो अगर मैं इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करता हूँ तो फाइबर्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, इलास्टोमर्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कम होता है, और प्लास्टिक्स में इन दोनों के बीच का होता है। तो जो बूना एस, पॉलीथीन और नायलॉन 6,6 है, इनको क्लासिफिकेशन को याद ऐसे रखना है कि बूना एन जो होता है वो इलास्टोमर, बूना एस जो होता है वो इलास्टोमर होता है क्योंकि वो रबड़ है। बूना एस जो है वो एक रबड़ है, स्टायरीन रबड़ हम उसको बोलते हैं, वो खींचती है। स्टायरीन रबड़ का मतलब ये समझो आप कि स्टायरीन की कवरिंग की जाती है वायर्स के ऊपर, जैसे रेड, ब्लैक, ब्लू, वाइट कलर के वायर्स मार्केट में आते हैं, तो वो जो रबड़ सी उसके ऊपर चढ़ी हुई है, जो कवरिंग चढ़ी हुई है, वो स्टायरीन है या ब्यूटा 1,3 डाईइन है, और उसके अंदर पाया जाता है एक इलास्टिसिटी, जिसकी वजह से इनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगी वो सबसे कम होंगी। पॉलीथीन में उससे ज़्यादा होती है, पॉलीथीन को हम खींच सकते हैं उस वायर से भी ज़्यादा। और नायलॉन 6,6 फाइबर है, नायलॉन 6,6 एक ऐसा फाइबर है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज पाए जाते हैं।
ऐसे ही सेम नियोप्रीन है जो कि एक क्या कहलाता है, इलास्टोमर है। पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी वो एक प्लास्टिक है, और नायलॉन 6 एक फाइबर है। तो इस बेसिस पर इनके क्लासिफिकेशन को याद रखना है, इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ जाते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि एक्सप्लेन द टर्म्स पॉलीमर एंड मोनोमर। तो मोनोमर क्या होते हैं? मोनोमर आर द स्मॉलेस्ट यूनिट विच आर कंसिस्टेड इन रिपीटिंग मैनर एंड फॉर्म अ पॉलीमर या फॉर्म अ लॉन्ग चैन ऑफ या मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ द मोनोमर्स विच इज़ नॉन एज पॉलीमर। एक छोटी सी डेफिनेशन इसमें बतानी है। डेफिनेशन के साथ आप ये बताओगे कि बॉन्डिंग किस टाइप की होती है। तो वहाँ पे जो मोनोमर्स हैं सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े होंगे और रेगुलर फैशन में जुड़े होंगे। अभी जो पॉलीमर्स होते हैं इसमें साथ ही साथ बता दो कि पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 इज़ लीनियर, नंबर 2 इज़ ब्रांच, नंबर 3 इज़ क्रॉस लिंक्ड। तीनों के बारे में छोटी छोटी एक एक स्टेटमेंट कि लीनियर वे में कैसे जुड़ते हैं मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स, और ब्रांच्ड में कैसे जुड़ते हैं, और सिमिलरली जो क्रॉस लिंक्ड है उसमें कैसे जुड़ते हैं। फिर तीनों का एक एक दो एग्जाम्पल दे दो। जैसे कि अगर कुछ एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो बेकेलाइट हमारा क्रॉस लिंक्ड में आ जाता है, नोवोलैक क्रॉस लिंक्ड में आ जाता है, नायलॉन 6 ब्रांच में आ जाता है, पॉलीथीन हमारा लीनियर में आ जाता है। ये बेसिक एग्जाम्पल्स वहाँ पर हमें मेंशन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि व्हाट आर द नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो नेचुरल और सिंथेटिक कौन से, नाम से ही समझ में आ रहा है। नेचुरल पॉलीमर्स आर दोज विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन बॉडी। ये सारी चीज़ें जो हैं जो नेचर से हमें मिल रही हैं, ऑटोमेटिकली मिल रही हैं, वो सब नेचुरल पॉलीमर्स के अंदर काउंट होते हैं। और नेचुरल पॉलीमर्स का बेस्ट एग्जांपल हमारे पास स्टार्च होता है, सेलुलोस होता है, प्रोटीन्स होते हैं, रबर, न्यूक्लिक एसिड्स या जिलेटिन्स। ये सारी चीज़ें नेचुरल पॉलीमर्स के अंदर कंसिडर होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कुछ बेसिक एग्जांपल्स को लेकर के, तो ये तो एग्जांपल में हम लिख ही सकते हैं जितनी भी चीज़ें हमने अभी बोली। साथ ही सिंथेटिक पॉलीमर्स वो होते हैं जो हम लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। लेबोरेटरी के अंदर हमने ऑलमोस्ट सारे ही पॉलीमर्स को प्रिपेयर किया। जैसे टेफ्लॉन है हमारे पास, टेरिलीन है या ओरलोन है, बेकेलाइट है, पीवीसी है, नायलॉन 6 है, मेलामाइन है, नोवोलैक है, और पॉलीएस्टर है, या जितने भी रेजिन्स होते हैं वो सारे के सारे सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। तो दे कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी विच आर नोन एज सिंथेटिक पॉलीमर्स। क्वेश्चन नंबर 13 इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म्स होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर्स आर दोज इन विच स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर सेम या रिपीटिंग यूनिट्स आर सेम, या फिर मोनोमर्स आर सेम, जिनमें सेम काइंड ऑफ मोनोमर्स आर कंबाइंड विद द कोवेलेंट बॉन्ड, वो सारे के सारे होमोपॉलीमर्स के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पीवीसी है, पॉलीथीन है, PAN पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल जिसका नाम था, टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरीन, नायलॉन 6, मतलब उसमें एक ही टाइप का मोनोमर रिपीटिंग नेचर में होना चाहिए, उसमें दूसरा कोई पॉलीमर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बेकेलाइट को, नायलॉन 6 को, पॉलीएस्टर को, बूना एस को लेकर के, बूना एन को लेकर के, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कोपॉलीमर्स होते हैं। यानी कि कोपॉलीमर्स आर दोज इन विच रिपीटिंग यूनिट्स विल बी डिफरेंट या फिर आर डिफरेंट, या इन विच देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर्स कंबाइंड विद द कोवेलेंट बॉन्ड एंड फॉर्म्स अ मैक्रोमोलिक्यूल। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कोपॉलीमर्स में कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट हाउ डू यू एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ द मोनोमर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कई बार। तो फंक्शनैलिटी को आप हमेशा उसके नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइट्स से डिपेंड कराओगे। जैसे अगर मैं CN की बात करता हूँ तो CN एक बाई फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि वो नाइट्रोजन की साइड से भी कनेक्ट हो सकता है, कार्बन की साइड से भी कनेक्ट हो सकता है। तो जितने भी बॉन्डिंग साइट्स होती हैं किसी पॉलीमर के अंदर, जितनी भी रिएक्टिव साइट्स होती हैं किसी पॉलीमर के अंदर, वो इम्प्लाइज करती हैं, वो डिनोट करती हैं फंक्शनैलिटी ऑफ द मोनोमर को। जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्रोपीन, स्टायरीन, एक्राइलोनाइट्राइल की फंक्शनैलिटी को लेकर के, तो इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो 1 है, क्योंकि इनके पास केवल एक ही बॉन्डिंग साइट होगी, वो एक टाइम पे केवल एक ही साइड से बॉन्डिंग कर सकते हैं। जैसे साइनाइड ग्रुप है तो ये एक टाइम पे एक ही साइड से बॉन्डिंग करेगा, या तो कार्बन की साइड से या फिर N की साइड से। लेकिन अगर ये कहीं पर बाई फंक्शनल की तरह काम करने लगे कि नाइट्रोजन की तरफ से भी बॉन्डिंग कर रहा हो, कार्बन की तरफ से भी बॉन्डिंग कर रहा हो, तो ये बाई फंक्शनल कहलाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे ग्लाइकोल है, CHO, हेक्सामिथाइलिन डायामीन अभी हमने देखा, एडिपिक एसिड हमने देखा, इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो 2 है, क्योंकि इनके पास दो बॉन्डिंग साइट्स होती हैं, दो एक्टिव साइट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द मोनोमर्स आर कंबाइंड विद द कोवेलेंट बॉन्डिंग इन द रिपीटिंग मैनर एंड फॉर्म्स अ मैक्रोमोलिक्यूल या स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर नोन एज द पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन एक प्रोसीजर होता है, एक मेथड होता है, एक मैकेनिज्म होता है, एक फिनोमिना होता है,
जिसको फॉलो करते हुए सारे मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, चाहे वो सेम काइंड ऑफ मोनोमर्स हों चाहे वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोमर्स हों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमें दी हुई है, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। ये हमसे पूछा गया है कि क्या ये होमोपॉलीमर है या फिर कोपॉलीमर है। तो इसमें अगर मैं देखूं, जो n लगा हुआ है वो n डिफाइन कर रहा है कि ये एक ही यूनिट है और इसको n टाइम्स रिपीट किया गया है, क्योंकि इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं थी। ये जो अल्काइल ग्रुप है वो इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे ये, और कार्बोनिल ग्रुप है ये C डबल बॉन्ड O। तो ये कैप्रोलेक्टम टाइप की स्ट्रक्चर होती है एक तरीके से, लेकिन इसमें कार्बन के नंबर कम है। तो बेसिकली ये जो है, अगर इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट्स पूरी तैयार कर ली जाए तो इसका मोनोमर ये बनता है NH2CHR COOH। तो ये क्या होता है, होमोपॉलीमर होता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो इन विच क्लासेस आर द पॉलीमर्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि इलास्टोमर्स, फाइबर्स और प्लास्टिक्स 3 कैटेगरी हमारे पास होती हैं। तो अगर मैं इलास्टोमर्स की बात करता हूँ तो इलास्टोमर्स क्या होते हैं, इन दीज पॉलीमर्स द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर द वीकेस्ट। इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कम है, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी ज़्यादा पाई जाती है, यानी इनको स्ट्रेच ज़्यादा किया जा सकता है। इनकी जो ओरिजिनल शेप है व्हेन द स्ट्रेच इज रिमूव, वो रिमूव हो जाती है अगर हम इनको स्ट्रेच करते हैं। इलास्टिसिटी कैन बी फर्दर इंक्रीज्ड बाय द इंट्रोड्यूसिंग सम क्रॉस लिंक्स इन द पॉलीमर चेन। अगर रबड़ ढीली हो जाती है तो हम उसको वापस से वल्कनाइज कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेचिंग जो नेचर थी उसको ख़त्म करके उसको वापस से डेंस कर सकते हैं बाई इंट्रोड्यूसिंग द क्रॉस लिंक्स। नेचुरल रबर्स इज़ द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ द इलास्टोमर्स। जो हमें नेचुरल रबर मिलती है मार्केट से, या फिर वो आता है एक लैक्टस आता है, लैक्टस, जिससे नेचुरल रबर बनाई जाती है। लेबोरेटरी के अंदर हम बनवाएंगे इस नेचुरल रबर को, क्लास में प्रैक्टिकल भी है। और तो ये बेसिक एग्जांपल्स के अंदर कंसीडर होता है, जैसे बूना एन, बूना एस और नियोप्रीन होती हैं, ये इलास्टोमर्स कहलाते हैं क्योंकि इनके अंदर इलास्टिसिटी की नेचर होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फाइबर्स को लेकर के, तो फाइबर्स जो होते हैं एक ऐसे क्लास के पॉलीमर होते हैं जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं, धागे जैसी स्ट्रक्चर रखते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया अभी कि जो धूप से बचने वाली शेड आती हैं, जो फाइबर शीट्स आती हैं मार्केट में, ग्रीन, ब्लू, येलो, वाइट टाइप के कलर की, उनमें धागे पड़े होते हैं अंदर की तरफ, कांच के जैसा एक लाइनिंग दिखाई देती है हमें, वो इन डिफरेंट डायरेक्शंस ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, वो सब फाइबर्स कहलाते हैं। क्योंकि इनको डिफरेंट फैब्रिक्स वे में या नंबर ऑफ वे में उसके अंदर डाला जाता है, फेंका जाता है मशीन्स के थ्रू, जिसकी वजह से उनका एक पर्टिकुलर मैनर नहीं रहता कंबाइन होने का। तो नायलॉन 6 स्टेरिलीन और पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल जो हैं वो बेसिक एग्जांपल्स हैं फाइबर्स के। इन सभी को किसी भी पॉलीमर रेजिन के अंदर क्या कर दिया जाता है, स्टिक कर दिया जाता है, और वो क्या बना देते हैं, आराम से पॉलीमर की शीट बना देते हैं। और जितने भी फाइबर्स होते हैं वो सब क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में। क्रिस्टलाइन का मतलब ये होता है थोड़े से, क्रिस्टलाइन का मतलब ये होता है कि वो थोड़े से कांच के जैसे बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प होता है, एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट पर जा करके ही ये मेल्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट जो है वो है थर्मोप्लास्टिक का और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। क्योंकि जो हम फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं प्लास्टिक्स, यानी थर्ड पार्ट जो हम बोलते हैं प्लास्टिक्स, उसको हम 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोनों में फ़र्क क्या है कि जो थर्मोप्लास्टिक्स होती हैं वो वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधी होती हैं, यानी कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इलास्टोमर और फाइबर के बीच का है। इलास्टोमर और फाइबर के बीच, यानी कि इलास्टोमर से तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन फाइबर्स से कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जब मेल्ट होते हैं तो ये पानी की तरह बहना शुरू कर देते हैं, यानी कि पहले क्या बनाएंगे, एक लिक्विड बनाएंगे, फ्लूइड बनाएंगे, और उसको फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही हम इनको ठंडा करते हैं तो ये वापस से हार्ड हो जाते हैं। इन थर्मोप्लास्टिक्स को मेल्ट करके हम डिफरेंट टाइप्स की शेप्स में या मोल्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल है पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल एटसेट्रा। जो पीवीसी होता है, पीवीसी के पाइप हम किसी भी शेप में बना सकते हैं, स्ट्रेट पाइप भी बनते हैं, और जो कॉर्नर्स होते हैं एल्बो, एल कहते हैं, एल मार्केट में एल्स आती हैं प्लास्टिक की बनी हुई पीवीसी की, तो वो मोल्ड्स में डाल करके किसी भी डिफरेंट शेप में कंसिडर किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। यानी कि बकेट्स, टेलीफोन, सेपरेटर्स, टेलीविजन, कैबिनेट्स, टॉयज़, ये सारी की सारी थर्मोप्लास्टिक्स के बने होते हैं। क्योंकि जब ये गर्म होते हैं तब ये फ्लो करना शुरू करते हैं फ्लूइड की तरह, लेकिन जब ये ठंडे होते हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं, एकदम से टफ मास बना लेते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की मैं बात करता हूँ तो ये सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेस की तरह बिहेव करते हैं, इनका मॉलिक्यूलर मास भी कम होता है। अब जब इनको गर्म किया जाता है तो इनके बीच में जो क्रॉस लिंक्स होते हैं पॉलीमर चेन्स में, वो इन्फ्यूजिबल होती है,
और कैसे हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और भी ज़्यादा टफ हो जाते हैं। टफ होने का मतलब क्या है कि हम इनको किसी डिफरेंट नेचर के अंदर या डिफरेंट शेप के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे कुछ कॉमन एग्जांपल्स हमारे पास बेकेलाइट है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड है, पॉलीयूरेथेन है, पीयू सोल जिसे हम कहते हैं, जो जूते का सोल होता है, पॉलीयूरेथेन, पीयू सोल कहते हैं। अगर हम इसको गर्म करें तो ये टफ़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, ये फ्यूजिबल नहीं होगा। तो करके भी देख सकते हो एक्सपेरिमेंट घर में ही, अपनी कोई भी एक पीयू सोल के शू को या फिर सैंडल को गर्म करके अगर तुम देखोगे तो वो हार्ड होती चली जाएगी, बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाएगी बेस पर से। तो दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो ये क्वेश्चन हमने अभी इंटेक्स क्वेश्चन में भी देखा कि जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं वो रिपीटिंग यूनिट में होते हैं, या स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है उनकी रिपीटिंग नेचर में होती है, और वो या तो इन फ्रंट ऑफ द मॉलिक्यूल जुड़ते हैं या फिर बैक फ्रंट ऑफ द मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या होता है, दो टाइप के मोनोमर्स यानी कि कोपोलिमराइजेशन को ये फॉलो करते हैं, और जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक वाटर मॉलिक्यूल, अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स, ये हमेशा साइड प्रोडक्ट की तरह हमें मिलते जाते हैं। तो जब एडिशन पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस चल रहा होता है तो वहाँ पे मोनोमर्स सिंपली ऐड ऑन होते चले जाते हैं एक दूसरे के साथ और मैक्रो मॉलिक्यूल बना लेते हैं विदाउट एलिमिनेशन ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर एंड अमोनिया या फिर अल्कोहल। लेकिन अगर बात करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स को लेकर के, तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स में हमेशा एक साइड प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि वहाँ पे बाई फंक्शनल या फिर ट्राई फंक्शनल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, और जब बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे तो हमेशा ही साइड प्रोडक्ट मिलेगा, वाटर, अल्कोहल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन क्लोराइड, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स हमें साथ में मिलेंगे। तो वी कैन बी क्लासिफाइड बाई दिस मेथड बिटवीन द एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट वन इज़ कि एक्सप्लेन द टर्म कोपॉलीमराइजेशन एंड गिव टू एग्जांपल्स। तो कोपॉलीमराइजेशन क्या हुआ कि जब दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर आपस में कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं एक बड़ा, तो वो कहलाता है कोपॉलीमर, और ये जो मेथड है जिसमें वो कंबाइन होते हैं वो कहलाता है कोपॉलीमराइजेशन। एग्जांपल्स हमने देखे हैं, बुनाएस, बुनाएन, ये सब हमारे पास बेसिक एग्जांपल्स हैं कोपॉलीमराइजेशन के। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ कि राइट द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, आपको एक पर्टिकुलर पॉलीमर का नाम बता देगा और कहेगा कि आप इसका मैकेनिज्म बताइए। तो मैकेनिज्म हमेशा सब में एक जैसा होता है, सबसे पहला चैन इनिशिएशन, दूसरा चैन प्रोपेगेशन, और थर्ड वन इज़ चैन टर्मिनेशन। 3 स्टेप्स होते हैं मैकेनिज्म में। तो चैन इनिशिएशन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। जैसे कि यहाँ बेंजोइल पेरोक्साइड को मैं देखूँ तो बेंजोइल पेरोक्साइड में पेरोक्सी लिंकेज टूटेगा, पेरोक्सी लिंकेज जैसे टूटेगा तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन फ्री कराएगा। तो ये एरो देख पा रहे हो, इस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, दोनों सेम मॉलिक्यूल बन गए, दोनों के दोनों फ्री रेडिकल बन गए, तो 2 फ्री रेडिकल जनरेट हो गए। इन फ्री रेडिकल्स में से वापस से आप फ्री रेडिकल जनरेशन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिमूवल के साथ, तो ये फिनाइल के फ्री रेडिकल बन जाएंगे। ये जो फिनाइल के फ्री रेडिकल होंगे ये हमारे मोनोमर के साथ कंबाइन हो जाएंगे और एक पॉलीमर बना लेंगे। पॉलीमर का भी क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। अब यहाँ तक आने के बाद इनिशिएट होना शुरू होगी रिएक्शन। इनिशिएट होने के बाद प्रोपोगेट करना है, तो सेम फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन करा दो, जैसे ही कंबाइन होंगे तो ये प्रोपोगेट होनी शुरू हो जाएगी, और लास्ट में आकर के हमें उसे टर्मिनेट करना होता है, रोकना होता है। तो रोकने के लिए ही हम अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे मतलब सेम फ्री रेडिकल को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ला करके जोड़ देते हैं। अब ये जो टर्मिनेशन का स्टेप है 2 तरीके से होता है, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल की हेल्प से होगा या फिर डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ फ्री रेडिकल की हेल्प से होगा। 2 टाइप के प्रोसेस हैं, इन दोनों टाइप के प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। दोनों हमने देखे थे। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दोनों फ्री रेडिकल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लाओ और जोड़ दो, कंबाइन कर दो, दोनों फ्री रेडिकल आपस में आमने सामने होंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे। डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या होगा, इनको सेम डायरेक्शन में जोड़ो, मतलब जिस डायरेक्शन में ये फ्री रेडिकल है उसी डायरेक्शन में ये फ्री रेडिकल होना चाहिए। जब इस तरीके से जोड़ेंगे तो उसको कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। क्वेश्चन नंबर 11 इज डिफाइन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स विद 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये चीज़ देखी है, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, वही सेम बिल्कुल यहाँ लिखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मोनोमर्स यूज्ड फॉर गेटिंग द फॉलोइंग पॉलीमर्स। तो पीवीसी बनाने के लिए कौन कौन से मोनोमर्स हमें चाहिए। नंबर 1 इज़ विनाइल क्लोराइड, नंबर 2 इज़ टेट्राफ्लोरोइथेन। ये देखो पहला वाला जो है हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसको बनाने के लिए हमें चाहिए पीवीसी, और पीवीसी को लिखने का तरीका मैंने बताया था, जैसे इथीन होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप क्या काम करिएगा, एक H यहाँ से हटा दो और उसकी जगह Cl लगा दो, तो ये बन गया पीवीसी।
CH2CHCl। अगर मैं बात करूँ टेफ्लॉन की, तो टेफ्लॉन होता है टेट्राफ्लोरोइथेन, CF2 डबल बॉन्ड CF2। इथीन में से दोनों हाइड्रोजन हटाओ दोनों साइड से और फ्लोरीन लगाओ। बेकेलाइट के लिए हमें दो टाइप के मोनोमर चाहिए, एक फॉर्मेल्डिहाइड और एक फिनॉल। फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीजन फिनॉल के एक एक यहाँ से हाइड्रोजन एक दूसरे फिनॉल के हाइड्रोजन के साथ मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर देता है, जिसकी वजह से कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ वन ऑफ द कॉमन इनिशिएटर यूज्ड इन फ्री रेडिकल एडिशन। तो फ्री रेडिकल एडिशन में हमेशा पेरोक्साइड्स यूज़ किए जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी टाइप का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करना हो तो हमेशा उसके ऊपर पेरोक्साइड रखे जाएंगे, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स इन रबर मॉलिक्यूल्स इन्फ्लुएंस देयर स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। डबल बॉन्ड कैसे इन्फ्लुएंस करता है, मतलब कि वो पॉलीमराइजेशन में किस तरीके से हेल्प करता है, ये एक बेसिक चीज़ हमसे पूछी गई है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, देखो ध्यान रखना इस चीज़ का कि डबल बॉन्ड का क्या इन्फ्लुएंस है। ये हमारे पास है C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। ये है 1,3-ब्यूटाडाइईन। अभी जो 1,3-ब्यूटाडाइईन है, आइसोप्रीन जिसको हम बोलते हैं, ये एक मोनोमर है। ये मोनोमर कंबाइन होता है जब आपस में, तो ये यहाँ से भी बॉन्डिंग तोड़ता है, यहाँ से भी बॉन्डिंग तोड़ता है। तो डबल बॉन्ड का इन्फ्लुएंस ये है कि जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ से वो ब्रेक हो जाता है, और जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं इस टाइप के मोनोमर्स के अंदर, जो इंटरेक्शन होता है वो वीक होता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर्स। और जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो एक इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देखने के लिए मिलता है, और जो इनके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो शार्प हो जाते हैं। यानी कि जो अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड्स थे वो टूट करके केवल एक ही डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं और अपने मास को इंक्रीज़ कर लेते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द मेन पोस्टुलेट्स या मेन पर्पस ऑफ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी याद करने वाली चीज़ें हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेज हैं या क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो नेचुरल रबर हैज़ द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि नेचुरल रबर का क्या क्या डिसएडवांटेज है। पहली चीज़ ये आ जाती है हमारे पास कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, स्टिकी होती है, और हाई टेम्परेचर पे ब्रिटल हो जाती है। हाई टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो जाती है और लो टेम्परेचर पर ये ब्रिटल हो जाती है। सर्दी में अगर रख दोगे रबड़ को तो वो क्रंची टाइप हो जाएगी, टूटने जैसी हो जाएगी, टूटने लगेगी, जिसकी वजह से इनको एक नैरो रेंज टेम्परेचर पर ही यूज़ किया जाता है। इनकी इलास्टिसिटी को मेंटेन किया जाता है बिटवीन दिस टेम्परेचर। वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ और रेसिस्टेंस बहुत कम होता है अब्रेशन के कंपैरिजन में। अब्रेशन मतलब होता है घिसाव। जब हम पैरों को घिस करके चलते हैं, चप्पल को घिस के चला जाता है, यानी कि शू को या चप्पल को जब घिसा जाता है तो बेसिकली उस जो प्रॉपर्टी है चप्पल के घिसने की कि वो घिस जाती है, वो होता है एब्रेशन या फिर फटीग। नेक्स्ट वन इज इट इज़ नॉट रेसिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को ये आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब रेसिस्टेंट नेचर नहीं है इसके, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के कॉन्टैक्ट में आएगा तो रिएक्शन कर जाएगा। इट इज़ ईजिली अटैक्ड बाई द ऑक्सीजन एंड अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नेचुरल जो फैक्टर होते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, उसका इन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए नेचुरल रबड़ को किया जाता है वल्कनाइज्ड। यानी कि ये डिफेक्ट्स थे नेचुरल रबड़ को, अगर हम प्योर स्टेट में यूज़ करते हैं तो उसको वल्कनाइज किया जाता है अबाउट 5% सल्फर के साथ इतने टेम्परेचर पर। जब आप 373 से 1415 केल्विन टेम्परेचर के बीच में सल्फर के 5% इंट्रोड्यूस कर दोगे बिटवीन दी मोनोमर्स या फिर पॉलीमर्स, तो वो कहलाएगा वल्कनाइजेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज़ कि इनका जो एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी होती है वाटर की वो कम हो जाती है। इलास्टिसिटी एक्सीलेंट हो जाती है वल्कनाइजेशन करने से। वल्कनाइजेशन का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, और बड़ी यानी कि लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर तक ये आसानी से रिस्पॉन्स कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पे इन ऑक्सीडेंट्स का इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम वल्कनाइजेशन कर दें। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आर द मोनोमेरिक रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6,6। तो नायलॉन 6 में तो खाली कैप्रोलैक्टम होती है, ये अभी मैंने बताया था, और नायलॉन 6,6 में दो मोनोमर्स होते हैं, एक होता है हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड द सेकंड वन इज एडिपिक एसिड। तो मोनोमर्स पूछे हैं, हम मोनोमर्स की रिपीटिंग यूनिट्स लिख देंगे केवल। क्वेश्चन नंबर 17 इज राइट द नेम्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स। तो बुनाइस का भी हमने देखा कि बुनाइन के अंदर सेम होता है ब्यूटा 1,3-डाइईन और
बुना एस की बात करेंगे तो स्टायरीन, एन की बात करेंगे तो एक्राइल और नाइट्राइल, इनके नाम से ही इनको ध्यान रखा जा सकता है। डेक्रोन की अगर हम बात करते हैं तो इथाइलिन ग्लाइकोल और टरथेलिक एसिड दोनों इसके मोनोमर्स हैं। और अगर नियोप्रीन की हम बात करें तो नियोप्रीन के अंदर वो जो हमारे पास नॉर्मली क्लोरोप्रीन होता है वो कंबाइन होता है 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ। तो क्लोरोप्रीन कह लो या फिर 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन कह लो, दोनों सेम चीज़ें होंगी। नेक्स्ट वन इज़ कि आइडेंटिफाई द मोनोमर इन द फॉलोइंग पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स। तो पहली वाली जो स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं उसके जो मोनोमर्स हमारे पास हैं वो हैं सिबेसिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायामीन। देखो जब 6 कार्बन होगा तो हेक्सामिथाइलिन डायामीन के साथ साथ एडिपिक एसिड कहलाता है, लेकिन जब COOH ग्रुप जुड़ा हुआ हो 8 कार्बन के साथ और 6 कार्बन के साथ तो वो कहलाता है सॉरी वो कहलाता है सिबेसिक एसिड। सेकेंड वन इज़ ये हमारा जो दिखाई दे रहा है वो मेलामाइन है। तो मेलामाइन के अंदर जो यूज़ किया जा रहा है वो मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड और मेलामाइन आर द मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ द पॉलीमर। नेक्स्ट वन इज़ हाउ इज़ डेक्रोन ऑब्टेन फ्रॉम इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टरथेलिक एसिड। इसकी रिएक्शन हमें बतानी है। तो ये मेरे पास है इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH CH2OH। सेकेंडली मेरे पास ये है टरथेलिक एसिड, बेंजीन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ COOH ग्रुप। टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहिए 422 टू 460 केल्विन के अप्रोक्सीमेट। और इस पे कैटलिस्ट रखा जाएगा जिंक के साथ COOCH3 का ट्वाइस या फिर Sb2O3। अब आपको कंबाइन करना है, तो कंबाइन करने के लिए आपको वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। और वाटर मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से आप हाइड्रोजन निकाल दीजिए, यहाँ से आप OH निकाल दीजिए और दोनों को कंबाइन कर दीजिए। तो n नंबर ऑफ हाइड्रोजन हटेंगे, n नंबर ऑफ OH हटेंगे, तो टोटल कुल मिला करके ट्वाइस द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में से एक कम वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो रिएक्शन को याद रखना है कि इथाइलिन ग्लाइकोल और टरथेलिक एसिड आपस में कंबाइन होकर के हमें क्या बना के देंगे, डेक्रोन बना करके देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हाट इज द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, गिवन एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल एलिफेटिक पॉलीमर्स पॉलिएस्टर। तो हमने एक ही एग्जांपल पढ़ा है बायोडिग्रेडेबल में, PHBV। तो PHBV की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये कहलाता है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PHBV। और इसको बनाने के लिए हमारे पास दो मोनोमर्स का हमने यूज़ किया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। कॉमन सी रिएक्शन थी, बहुत आसान थी, हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक और हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक। एक बार 4 कार्बन एक बार 5 कार्बन, दोनों में से केवल वाटर मॉलिक्यूल बाहर करना है और कंबाइन कर देना है। तो ये बेसिकली हमारे पास थे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और इंटेक्स क्वेश्चंस ऑफ द पॉलीमर चैप्टर। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। मोनोमर्स के नाम याद कीजिए, मोनोमर्स के स्ट्रक्चर्स याद कीजिए, मोनोमर्स को कंबाइन कराने की कोशिश करिए, यानी कि जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है या कोपॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है या कंडेंसेशन या फिर एडिशन पॉलीमर्स हैं, उनकी जो मैकेनिज़्म है उनको देखिए और उनको लिख करके उनकी प्रैक्टिस कीजिए। हमेशा 1 मार्क्स से 3 मार्क्स तक में पॉलीमर वाली चैप्टर में से क्वेश्चन आता है। 3 मार्क में आएगा तो वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि पूरा का पूरा मैकेनिज़्म पूछेगा। और अगर 1 मार्क या 2 मार्क में आता है तो या तो वो शॉर्ट नोट लिखवा रहा होगा या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट लिखवा रहा होगा, यानी कि मोनोमर्स लिखवा रहा होगा।